हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक और शानदार मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सन 1500 का साल दिखाया जाता है, जिस टाइम पर राजा महाराजा राज किया करते थे। मगर राजा महाराजा का राज कहना यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर रानियां राज किया करती थी। असल में ये एक ऐसा टाइम है जहाँ औरतें सब पर राज करती हैं। यहाँ पूरी तरह से महिलाओं का राज चल रहा है, जिस तरह पुरुषों का राज चलता है, जैसे कि युद्ध करना, बाहरी व्यवस्था देखना, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। वहीं यहाँ पुरुषों के साथ उल्टा है, वो महिलाओं की तरह घर के काम करते हैं और तो और वे पर्दे के अंदर रहते हैं। यहाँ महिलाओं की क्रूरता इतनी ज्यादा होती है कि लड़के पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि इस टाइम की महिलाओं का मानना है कि लड़कियां ही है जो वंश को आगे बढ़ाएंगी। इसके बाद हम यहाँ एक रुक्मणी नाम की रानी को देखते हैं, जिसके राज्य में यही हाल होता है। और हमें ये पता चला है कि रुक्मणी के पहले कई संतानें हो चुकी हैं, मगर वे सभी लड़के पैदा हुए थे, इसलिए रुक्मणी देवी ने उन सभी को मार दिया। और अभी तक रुक्मणी एक लड़की पैदा करने की आस लेकर बैठी हुई है। वहीं हम रुक्मणी देवी के पति भवभूति को देख पाते हैं, जो कि सिर्फ नाम का ही राजा है, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं है। मगर भवभूति इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। भवभूति सोचता है कि हमें इन सब चीजों से बचना होगा, हमें पुरुष सत्ता लानी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुरुषों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए भवभूति चाहता था कि हर तरफ पुरुषों का राज हो और वहीं औरतें बंद पर्दे के अंदर रहे। जिसके कुछ टाइम बाद 1551 में ऐसा होता भी है, जहाँ हम देख पाते हैं कि हर तरफ मर्दों का राज शुरू हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम एसआई भानु को देख पाते हैं। भानु एक पुलिस ऑफिसर है और अब वो रिटायर हो चुका है। भानु काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी है और तो और भानु ने अपने पूरे करियर के दौरान महिलाओं के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। वो महिलाओं को रूडली हैंडल किया करता था और यही कारण होता है कि भानु के रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है। इस वजह से भानु को पैसों से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी भानु के पास किसी का लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि तुम स्वैग्निक वंश के आखिरी वारिस हो, और उस लेटर में पता भी लिखा होता है। साथ ही ये लिखा था कि तुम्हें इस पते पर जाकर स्वैग्निक वंश का खजाना ले लेना चाहिए। अब ये पढ़ने के साथ ही भानु जल्दी से उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ उसी पते पर महर्षि नाम के आदमी को देखते हैं। महर्षि अपनी माँ के साथ एक संस्था चलाता है। इस संस्था का ये काम होता है कि ये राजा महाराजाओं के आखिरी वंशज को ढूंढकर उन्हें उनके पूर्वजों का खजाना दे दे। इसके बाद हम वहाँ दीवार पर लगे कई वंशों को देखते हैं। उन सभी वंशों पर वंश के सभी वंशजों का नाम लिखा होता है। इसके साथ ही वंश में आगे कौन पैदा हुआ उसके बारे में भी जगह बनाई होती है। यही हम स्वैग्निक वंश के खजाने को भी देख पाते हैं। और स्वैग्निक वंश को महाराजा भवभूति ने शुरू किया था। ये वही भवभूति होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब महर्षि और उसकी माँ को स्वैग्निक वंश का खजाना उसके आखिरी वंश को देना है। अब इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। ये खजाना उसे तभी मिलेगा जब वो वारिस एक लड़का हो, वरना अगर वो आखिरी वारिस कोई लड़की हुई तो ये खजाना महर्षि और उसके परिवार वालों का ही हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि महर्षि तो यही चाहेगा कि खजाना उसी का हो जाए और स्वैग्निक वंश का आखिरी वारिस एक लड़की निकले, और अगर लड़का हुआ तो ये खजाना उन्हें देना होगा और लड़की हुई तो ये सारा खजाना इनका हो जाएगा। लेकिन महर्षि के साथ एक श्राप इस खजाने के साथ जुड़ा होता है। अब ये श्राप क्या है ये हम कहानी में आगे अच्छे से देख पाएंगे, मगर अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये श्राप महर्षि के वंश को लगा हुआ है कि जब तक स्वैग्निक वंश के आखिरी वंशज का नाम उसके वंश क्रम में नहीं जोड़ा गया, तब तक महर्षि के परिवार में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होगा। और जिस दिन महर्षि के घर में लड़का पैदा हुआ, उस दिन ये समझ लेना कि स्वैग्निक वंश में लड़की पैदा हुई है या फिर उसका आखिरी वंशज कोई है ही नहीं। और फिर ये खजाना हो जाएगा महर्षि का। यानी कि अगर महर्षि को लड़का हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि स्वैग्निका वंश में आखिरी वारिस लड़की है या फिर कोई वारिस है ही नहीं। और अगर आखिरी वारिस कोई लड़का नहीं है तो ये खजाना अपने आप महर्षि और उसके परिवार का हो जाएगा। और यही कारण होता है कि हम कहानी में महर्षि को एक लड़का पैदा करने की जिद पर अड़े हुए देखते हैं। और इसी जिद के चलते महर्षि को अभी तक 3 बेटियां हो चुकी थी।
और इस टाइम भी उसकी वाइफ गर्भवती है। इस बार महर्षि के अंदर ये इच्छा होती है कि इस बार तो उसको लड़का ही होगा और श्राप टूटकर पूरा खजाना उसका हो जाएगा। अब हमें पता चलता है कि स्वेग्निक वंश का जो आखिरी वारिस था, वो वारिस जिसका नाम वंश के नाम से जुड़ा हुआ है, उस वारिस का नाम वीर था। मगर वीर के परिवार का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए, कितने लड़के लड़कियां हुई, इस बारे में महर्षि के परिवार को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए महर्षि और उसके परिवार वाले वीर को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर भानु आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं स्वेग्निक वंश का आखिरी वारिस हूँ, मुझे मेरा खजाना दे दो। महर्षि की माँ कहती है कि शायद तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा हूबहू वीर से मिलता है। अब असल में सभी वंशों के लोगों का जिनका नाम वंशों के बोर्ड पर लिखा हुआ है, उन सभी की फोटोज भी वहाँ लगी हुई थी और उनमें वीर की भी फोटो होती है और भानु भी काफी हद तक उसके जैसा ही दिख रहा होता है। मगर भानु को खजाना देने से पहले महर्षि भानु से कहता है कि सुनो, अगर तुम सच में इस खानदान के वारिस हो तो जरूर तुम्हारे पास एक खानदानी प्लेट होगी, वो प्लेट हमें ला कर दो। अब भानु उस प्लेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें भानु का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां भानु अपने जवानी के दिनों में अपनी वाइफ रेवती के साथ रहता था और उसी टाइम रेवती प्रेग्नेंट भी थी। अचानक से रेवती भानु को छोड़कर चली गई, जिसके बाद तो रेवती कभी वापस नहीं आई और वहीं भानु डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास स्वेग्निक वंश का वो प्लेट होता है, जिसे वो कवाड़ी वाले को दे देती है। अब होता ये है कि वो प्लेट महर्षि और उसके फैमिली वालों को ही मिलता है। अब कवाड़ी वाले के जरिए वे पता लगा लेते हैं कि ये प्लेट कहाँ से आई है। अब महर्षि अनु से मिलता है और वो अनु से कहता है कि तुम्हें ये प्लेट किसने दी। अनु कहती है कि ये प्लेट मुझे मेरी माँ ने दी थी। इसके बाद महर्षि अनु को अपनी माँ से मिलवाने के लिए कहता है। महर्षि का एक आदमी अनु के साथ उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ अनु की माँ एडमिट हो रखी है। महर्षि ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इस प्लेट के जरिए ये तय हो जाएगा कि स्वेग्निक वंश की आखिरी वारिस एक लड़की ही है, यानी कि अब ये खजाना महर्षि के परिवार को मिल जाएगा, क्योंकि उसका श्राप टूट जाएगा। महर्षि अनु को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है कि ये लड़की स्वेग्निक वंश की आखिरी वारिस है। माँ भी बहुत खुश होती है कि आखिरी वारिस अगर लड़की है तो पूरा खजाना हमें मिल जाएगा। अब अनु का नाम फैमिली ट्री पर जोड़ने का टाइम आता है और ये लोग पूजा वगैरह करने के बाद ही खानदान के लोगों का नाम उसमें जोड़ते थे और उसके बाद ये खजाना महर्षि का हो जाएगा। और इसीलिए महर्षि बहुत ज्यादा हड़बड़ी में था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द खजाना चाहिए था। तभी वहाँ पर भानु आकर कहता है कि लड़कियाँ कब से खानदान की वारिस होने लगी। वहीं महर्षि के घर पर एक लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि स्वेग्निका वंश का वारिस एक लड़का है, लड़की नहीं। उसे देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और पूजा वहीं पर रोक दी जाती है। अब ये लेटर कौन भेज रहा है ये भी हमें कहानी में आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हमें समीर नाम के एक लड़के को दिखाते हैं, जो कि भानु की तरह ही दिखाई देता है। समीर यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी एक भी रील वायरल नहीं हुई है। अब समीर अपने दोस्त के साथ एक मॉडर्न ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष समीर को बता देता है कि बेटा तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी रील वायरल हो जाएंगी। अब समीर भी ज्योतिषी की बात मानकर वैसा वैसा ही करता है और उसकी रील्स वायरल भी होने लगती है। इसके बाद समीर अपनी गर्लफ्रेंड की कुंडली चेक करवाने के लिए उसी ज्योतिषी के पास लेकर आता है, मगर समीर की फूटी किस्मत, समीर की गर्लफ्रेंड ज्योतिषी की बेटी निकलती है। ये देखकर ज्योतिषी को बहुत जोर का गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है कि तुमने इस लड़के से प्यार किया, ये आधा गधा रील्स बनाता है, ये ना तो इसे अपने परिवार का अता पता है, ना ही अपने माँ बाप का। और ज्योतिषी की ये बातें समीर को दिल में छेद कर जाती हैं। वो घर आ जाता है। घर पर आते ही समीर को 2 लेटर मिलते हैं। पहला लेटर तो सेम वैसा ही होता है जैसा भानु को मिला था, यानी कि तुम स्वेग्निक वंश के वारिस हो और तुम्हें यहाँ जाकर खजाना लेना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे लेटर में कुछ अलग बातें लिखी हुई थी। उस लेटर में भानु और रेवती के बारे में लिखा हुआ था। अब हमें पता चलता है कि रेवती ही समीर की माँ है, यानी कि भानु इसका पिता होगा। उस लेटर से हमें ये भी पता चलता है कि रेवती जिस टाइम प्रेग्नेंट हुई उसका 4 से 5 बार मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद वो फिर से 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने भानु को छोड़ दिया और कहीं और चली गई। इससे समीर को पता चल जाता है कि उसका पिता भानु है और उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था। असल में रेवती के जितने भी मिसकैरेज हुए थे उन सभी के पीछे भानु का ही हाथ था। भानु को लड़का चाहिए था, लेकिन जब भी रेवती प्रेग्नेंट होती उसके पेट में हमेशा लड़की ही होती।
इसीलिए भानु अपनी वाइफ रेवती को मिसकैरेज करवाने के लिए वैसी ही गोलियां खाने में मिलाकर दे देता था। फिर से रेवती का मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन रेवती इन सब चीजों से अनजान थी। आगे जब 6 बार रेवती प्रेग्नेंट हुई तो रेवती को अपने मिसकैरेजेस का पता चल गया कि उसके पीछे भानु ही है जो उसके बच्चों को मार रहा था। इसीलिए रेवती भानु को छोड़कर चली गई। इस वक्त भानु महर्षि के घर पर होता है और अपना खजाना मिलने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि स्वेग्निक वंश के असल में 2 वारिस हैं और दोनों ही जुड़वा लड़के हैं। और अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है साल 1500 में, जब रानी रुक्मणी को हर बार लड़का ही होता था और वो सभी लड़कों को बार बार मार मार कर थक चुकी थी, लेकिन अंत में वो अपने एक लड़के को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन उसका नामकरण होता है। मगर इसी बीच भवभूति बार बार कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे उस बच्चे का नामकरण नहीं हो पाता। इसके बाद उस राज्य का राजगुरु रानी से कहता है, सुनो, एक बार इस बच्चे को महाराज का नाम देकर देखते हैं तो शायद ये अड़चने न आए। इसके लिए रानी मान जाती है। इसके बाद बच्चे के नाम के साथ भवभूति का नाम जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब कुछ असल में भवभूति का ही प्लान था, क्योंकि वो सोचता था कि एक बार उसका नाम आ गया तो फिर खानदान में सिर्फ लड़कों का ही बोलबाला होगा। और इसी वक्त से मर्दों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद मर्द हर जगह पर राज करने लगते हैं और यहीं से महिलाएं पर्दे के अंदर रहना शुरू कर देती हैं। भवभूति ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वहीं वो राजगुरु भवभूति से कहता है कि महाराज, अगर आपके खानदान में लड़की का जन्म हुआ तो मर्दों का वही वापस गुलामी वाला समय आ जाएगा। इस पर भवभूति राजगुरु को ही श्राप दे देता है और कहता है कि मेरे खानदान में जो भी जन्म लेगा तुम्हें उसका नाम दर्ज करके रखना होगा, वरना तुम्हारे खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। और अगर मेरे खानदान का वारिस लड़का हुआ तो भी तुम्हारे खानदान में लड़कियां ही पैदा होंगी। अब ये श्राप सुनकर राजगुरु को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी भवभूति को श्राप देते हुए कहता है कि तुम्हारे खानदान के वारिस को खुद मेरे पास आकर अपना नाम दर्ज करवाना होगा, वरना आपका खजाना मेरे परिवार का हो जाएगा। और राजगुरु का परिवार ही आज के महर्षि का परिवार है और ये श्राप अभी तक चल रहा है। इस वक्त महर्षि की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसे लड़की होती है। इसका कारण ये भी था कि उस महर्षि ने स्वेग्निक वंश के आखिरी वारिस का नाम अभी तक दर्ज नहीं करा और इसी वजह से महर्षि को फिर से लड़की हुई। और इसी के साथ ये भी प्रूफ हो जाता है कि स्वेग्निक वंश का आखिरी वारिस लड़का ही है। अब हम समीर को देखते हैं जो लेटर पढ़ने के बाद महर्षि के घर जा रहा होता है। उसी रास्ते से भानु भी जा रहा होता है। अचानक से दोनों की गाड़ियां भड़का जाती है। वहाँ पर हम किसी और को भी देख पाते हैं जो कि होता है विभूति। अब विभूति वो है जो इन सभी को लेटर्स भेज रहा था। विभूति एक किन्नर है। अब चौंकाने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर भानु, विभूति और समीर तीनों का चेहरा एक जैसा ही होता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है हमें बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। इसके बाद विभूति से हम वीर की कहानी सुनते हैं। वही वीर जो स्वेग्निक वंश की फैमिली ट्री में अभी तक आखिरी वारिस है। तो हुआ ये था कि वीर को भी पता था कि वो स्वेग्निक वंश का आखिरी वारिस है और उसे भी खजाना चाहिए था, मगर उसकी 7 बेटियां हो चुकी थी और एक भी बेटा नहीं हुआ था। इस वजह से उसे खजाना नहीं मिल रहा था। साथ ही महर्षि के जो पिता थे, जो उस टाइम खजाने की रखवाली कर रहे थे और वीर के साथ भी थे, उन्हें भी लगातार बेटियां ही हो रही थी। जिसके बाद अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वीर को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिससे वीर बहुत खुश हुआ कि अब उसे खजाना मिल जाएगा। उस टाइम वीर के मामा को भी बस बेटियां ही हो रही थी, इसीलिए वीर ने अपना एक बेटा अपने मामा को दे दिया, क्योंकि वीर अपने मामा की हेल्प करना चाहता था और वैसे भी वीर को बस एक ही बेटे की जरूरत थी खजाना पाने के लिए। इसके बाद वीर अपने बेटे का नाम फैमिली ट्री में दर्ज करवाने के लिए जाता है, जहाँ महर्षि के पिता वीर से कहते हैं, इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए तुम्हें अपने दोनों बेटों को लाना होगा, क्योंकि जब तुम अपने दोनों बेटों को लेकर आओगे तभी मेरे घर पर भी बेटा पैदा होगा। लेकिन जब वीर अपने दूसरे बेटे को वापस मामा के पास से लेने गया तो उसे पता चलता है कि उसका मामा गांव छोड़कर कहीं और रहने के लिए चला गया। यानी कि अब वीर के पास सिर्फ एक ही बेटा है और अब उसे खजाना नहीं मिलेगा, ये समस्या थी। वहीं दूसरी तरफ महर्षि के पिता के घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि महर्षि ही होता है। और जब बेटा हुआ तो खजाना महर्षि के परिवार का हो गया और इसीलिए इस टाइम पर महर्षि का परिवार बहुत पैसे वाला है। लेकिन अभी भी स्वेग्निक वंश के दूसरे खजाने बाकी हैं।
वो खजाना किसको मिलना है, इसी पर हम ये कहानी देख रहे हैं। अब जैसे ही वीर को पता चलता है कि उसका मामा कहीं और चला गया, तो वीर ये एक्सेप्ट कर चुका था कि अब उसे खजाना मिलना नामुमकिन है और वो ये सब भूलकर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन वीर को एक दिन एक बात पता चलती है कि उसका जो बेटा है वो एक किन्नर है और वो कोई और नहीं बल्कि विभूति ही है। ये बात वीर को उस टाइम अच्छी नहीं लगी कि उसका बेटा एक ट्रांसजेंडर है। इसीलिए वीर ने एक दिन अपने बेटे को रात में अकेला छोड़ दिया और पूरे परिवार के साथ कहीं और रहने चला गया। इसके बाद विभूति अकेला पड़ गया और उसने अपना बचपन अकेले ही काटा और बड़े होकर विभूति ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, जो बच्ची कोई और नहीं बल्कि अनु होती है, यानी विभूति ही अनु की माँ है। अब अनु के पास जो खानदानी प्लेट आई थी, वो प्लेट भी उसे विभूति ने ही दिया था और वो प्लेट विभूति को बचपन में उसके घर से मिला था। इस तरह से वो प्लेट अनु के पास पहुंची, लेकिन अनु अपनी माँ को किन्नर होने की वजह से अभी तक अपना नहीं पाई। वो अपनी माँ को छोड़कर अकेले रहने लगी। आगे हमें पता चलता है कि उस टाइम विभूति रेवती से मिलने गया था। ये उस टाइम की बात होती है जब वो भानु को छोड़कर अकेले शहर में रहने आई थी। उस टाइम रेवती प्रेग्नेंट भी थी और उस टाइम प्रेगनेंसी में विभूति ने रेवती की हेल्प भी की। उस टाइम रेवती ने समीर को जन्म दिया। वही विभूति को खजाने की बात तो पता थी, मगर किन्नर होने की वजह से शायद उसे ये खजाना ना मिले और यही सोचकर विभूति अपने परिवार वालों को लेटर्स लिखती थी ताकि किसी को तो वो खजाना मिल जाए। अब ये कहानी सुनने के बाद समीर विभूति को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी की वजह से समीर सही सलामत इस दुनिया में आ पाया। दूसरी तरफ हम वीर को महर्षि के घर पर देखते हैं, जो अपने बच्चों से मिलने और खजाना लेने के लिए आया हुआ था। वहाँ भानु भी होता है। अब भानु को पता चल जाता है कि उसका असली पिता वीर है और जो अभी तक उसका पिता बना हुआ था वो वीर का मामा है। अब वहीं वीर जब भानु को देखता है तो वो उसे विभूति समझ लेता है और वो सोचता है कि अरे विभूति मर्द बन गया है। इसके बाद ये होता है कि वीर को राजा बना दिया जाता है, क्योंकि स्वैग्निक वंश का आखिरी वारिस वीर है और साथ ही उसका बेटा भी है भानु। लेकिन तभी वहाँ पर विभूति और समीर आ जाते हैं। वहीं हम भानु के मन में खजाने के लालच को देख पाते हैं, लेकिन खजाना पाने के लिए भानु का कोई बेटा होना चाहिए, तभी तो भानु राजा बनेगा और तभी उसे खजाना मिलेगा। अब भानु बड़ी ही चालाकी से समीर को अपना बेटा बनने के लिए कहता है और बदले में उसे खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात करता है, जबकि असल में समीर भानु का ही बेटा है। लेकिन शायद ये बात भानु को अभी पता नहीं है और यहाँ पर भानु की ट्रिक काम कर जाती है और उसे राजा बना दिया जाता है। और जब फैमिली ट्री में विभूति और भानु का नाम दर्ज होने वाला था तो विभूति सभी को डांट देती है। वो कहती है कि तुम सभी लड़का लड़की में फर्क करते हो, लेकिन जैसे ही खजाने की बात आई सभी को अपना बताने लग जाते हो। और यहीं से भानु की सोच बहुत ज्यादा बदल जाती है। विभूति की ये बातें सुनकर अनु को बहुत अच्छा लगता है और अनु भी अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद विभूति भानु को रेवती का एक लेटर देता है, जो विभूति को रेवती ने बहुत पहले दिया था, क्योंकि इस लेटर को देने के बाद रेवती की मौत हो गई थी। विभूति ये लेटर देकर अनु के साथ वहाँ से चली जाती है। अब भानु उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि समाज में बहुत ही गंदी सोच फैली हुई है लड़का लड़की को लेकर। मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति ही ऐसी सोच वाला निकलेगा। भानु पूरा लेटर पढ़ता है तो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर डाला। मूवी के एंडिंग में भानु खजाने के पैसों से एक बहुत बड़ा स्कूल खोलता है, जहाँ जेंडर को लेकर कोई बात नहीं होती और फ्री में शिक्षा दी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यानी कि भानु को अभी तक पता नहीं चला कि उसका असली बेटा समीर ही है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।